सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारी गेहूं की फसल में अब तक हमने कौन कौन से खाद डाले हैं और कौन कौन सी किस्में इस बार हमने गेहूं की हमारे खेत पर लगाई हैं। जैसा कि आपने पहले भी वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने वीडियो बनाई है, बुवाई के समय ही वीडियो डाली थी कि हमारी गेहूं की फसल में हमने कौन कौन से खाद डाले हैं। सही समय पर अगर हम सही चीज़ डालेंगे तभी हमें अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। अगर हम जैसे बुवाई के समय फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा देने से चूक जाते हैं या कम मात्रा दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उपज पे बहुत उससे अंतर आता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमने कौन सी किस्में, कौन सी वैरायटी इस बार हमने गेहूं की लगाई हैं और इनमें से कुछ वैरायटी हमने पिछले बार भी लगाई थी, उनका पिछले बार कैसा एवरेज उत्पादन हमारा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा वैरायटी के बारे में। इस बार हमने 3 वैरायटी लगाई हैं, पिछले साल हमने 4 वैरायटी लगाई थी। बाकी फसल हमने जैसे चना लगाया है, सरसों लगाई है और भी चीज़ें हमने हमारे खेत पर लगा रखी हैं। मैंने वीडियोज़ डाली हैं, आपने अगर देखी हो तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि वैरायटी कौन कौन सी हमने लगा रखी है। इस बार एक नई वैरायटी हमने मंगाई थी पंजाब से, जो कि थी PBW 826। वो वैरायटी हमने पहली बार लगाई है। और दूसरी वैरायटी जो हमने लगाई है वो है DBW 327। ये वैरायटी भी हमने हरियाणा से मंगाई थी और बड़ी अच्छी वैरायटी है। पिछले साल इसका 26-27 क्विंटल एकड़ का हमारा उत्पादन रहा था और वही वैरायटी हमने इस बार लगाई है। और तीसरी वैरायटी है जिसमें अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये है श्रीराम सुपर 303 वैरायटी। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी, इसका ही 25-26 क्विंटल एकड़ उत्पादन पिछले बार हमारा रहा था। जो गेहूँ है हमारा वो लगभग 55 दिन का आज हो चुका है। सबसे पहले वैसे हमने DBW 327 वैरायटी की बुवाई की थी, क्योंकि वो पकने में थोड़े ज़्यादा दिन लेती है, इसलिए सबसे पहले हमने उसकी बुवाई की। वो दूसरी जगह पे बुवाई उसकी हमने की है। और यहाँ पे जो धान वाले खेतों में लगा रखी है उसमें भी हमने कुछ DBW 327 लगाई है, कुछ श्रीराम की भी लगाई है हमने। और ज़्यादा पूरी जो PBW 826 है वो धान के खेत जो थे पिछले बार, जिसमें धान की फसल थी खरीफ सीजन में, उसमें ही हमने PBW 826 लगाई है। उसकी भी मैं आपको ग्रोथ दिखाऊंगा अभी तक कैसी ग्रोथ है। अब हम बात करेंगे कि इसमें अभी इस प्लॉट में जिसमें हम खड़े हैं, श्रीराम सुपर 303 वैरायटी हमारी लग रखी है। और इसमें हमने अभी तक क्या क्या डाला है। सबसे पहले हमने बुवाई के समय इसमें DAP का उपयोग किया था, तो 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने DAP लिया था। और जो हमने पोटास की मात्रा ली थी वो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के लगभग हमने पोटास की मात्रा इसमें ली थी। और सबसे पहले अगर हम सही समय पे सही चीज़ देना इसे चूक जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो किसान भाई, सही समय पे सही चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है, सही समय पे खाद की मात्रा देना ज़रूरी है अगर अच्छा उत्पादन हमें चाहिए तो हमने इसमें बुवाई के समय इसका बीज उपचार FIR तकनीक से किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कि FIR तकनीक से बीज उपचार कैसे करते हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा। अब हमने इसकी बुवाई की। बुवाई करने के बाद इस बार क्या हुआ था कि बुवाई करने से 10 दिन पहले थोड़ी बारिश हो गई थी, तो हमें सिंचाई प्री इरीगेशन देने की ज़रूरत इस बार नहीं पड़ी। यानी सूखे ज़मीन में हमारे में इस बार हमने बुवाई कर दी थी, प्री इरीगेशन हमने इस बार नहीं दिया। तो इस बार क्या हुआ, थोड़े खरपतवार हमारे खेतों में ज़्यादा हुए, धान के खेतों में थोड़े खरपतवार ज़्यादा हुए, उसमें हमें हर्बिसाइड का स्प्रे करना पड़ा। लेकिन जो मक्के के खेत थे उनमें हमने हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं किया। और फिर बताता हूँ मैं, अब पहला पानी जब हमने लगाया, पहला पानी हमने लगाया 21 से 25 दिन के बीच में, क्योंकि इस समय पे CRI स्टेज आती है गेहूं में, क्राउन रूट इनिशिएशन। ताज से जड़ निकलना प्रारंभ होता है इसी समय पे। अगर इस समय पे हम पानी देने से चूक जाते हैं, कई किसान भाई 40 दिन में पानी देते हैं, तो आप ऐसा ना करें। अगर इस समय पे हम पानी देने से चूक जाते हैं तो हमारा 35% तक उत्पादन हमारा जो है घट सकता है। तो इस समय पे आप पानी ज़रूर दें। और इसके साथ में जो हमने दिया था, साथ में बुवाई के समय में एक चीज़ बताना और भूल गया, बुवाई के समय कुछ मात्रा हमने यूरिया की भी ली थी। 14 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने यूरिया की मात्रा बुवाई के समय हमारे खेत में डाली थी, जिससे बची हुई जो DAP से नाइट्रोजन की मात्रा कम पहुंच रही है। RDF हमने जो RDF रखा था प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 120-60-40, यानी कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम। उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा हमें कम पड़ रही थी, क्योंकि 1/3 हिस्सा हम बुवाई के समय नाइट्रोजन का देते हैं और पूरा 100% जो फॉस्फोरस थी वो हमने बुवाई के समय दी थी, और जो पोटेशियम था वो भी 100% हमने बुवाई के समय दे दिया था। अब बची नाइट्रोजन की मात्रा तो 33%, 3 किस्तों में हम नाइट्रोजन को देते हैं, जिससे पौधा उसको सही समय पे उपयोग कर सके और सही अवस्था पे हमें ये देना चाहिए। तो जो गेहूं में हम देते हैं नाइट्रोजन, वो देते हैं आधा। मैंने आपको बताया कि 1/3 हिस्सा हमने बुवाई के समय दिया और 1/3 हिस्सा हमने दिया पहली सिंचाई पर
और 1/3 हिस्सा हमने दिया दूसरी सिंचाई पर। और रिजल्ट आप देख सकते हैं हमारे गेहूं का रिजल्ट कैसा है अभी। और इसके साथ में हमने जो लिया था वो लिया था पहली सिंचाई में जिंक सल्फेट का उपयोग हमने किया था, 33% वाली जिंक सल्फेट का 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने वो डाला। उसको जिंक सल्फेट को डालने के बाद 8 से 10 दिन बाद जब हमारे खेत में अच्छी नमी थी तो हमने बर्मी कंपोस्ट के साथ माइकोराइजा का उपयोग किया। वो हमने 4 किलोग्राम प्रति एकड़ डाला। 10 किलोग्राम बर्मी कंपोस्ट में माइकोराइजा को अच्छे से मिला के हमने इसमें छिड़काव करवा दिया गेहूं में, जिससे जड़ तक पहुंच पाए। क्योंकि हमने वाटर सॉल्यूबल खाद का बुवाई के समय उपयोग किया था, इसलिए हम जड़ पे माइकोराइजा को नहीं दे पाए थे। तो इसलिए हमने बाद में माइकोराइजा, जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो गई, ये गेहूं की फसल में सही अवस्था होती है माइकोराइजा उपयोग करने की। वैसे तो बुवाई के समय उपयोग कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर किसी कारण बस हम बुवाई के समय उपयोग नहीं कर पाएँ तो इस समय हम माइकोराइजा का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरे पानी की। दूसरे पानी जब हमने इसमें हमारे गेहूं में दिया तो हमने अलग अलग चीज़ें दूसरे पानी पे उपयोग की। कुछ ज़मीन में हमने ह्यूमिक एसिड का उपयोग किया है हमारे में, अभी रिजल्ट आना शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और कुछ ज़मीन में हमने फोकस बायोटेक का फर्टीगोल्ड डाला, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। ह्यूमिक एसिड का ही बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को अभी तक मिल रहा है। और मैं बताऊंगा कि कई जगह हमारी गेहूं की फसल पीली भी पड़ने लगी थी, तो अब हम उसी प्लॉट में चलते हैं जहां हमारी फसल पीली पड़ रही थी और उसमें मैंने क्या डाला उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप मेरे पीछे वैरायटी देख रहे हैं वो PBW 826 वैरायटी लगी हुई है और ये हमारे धान के खेत हैं। इसमें जो पानी है वो डायरेक्ट हम एक जगह से भर देते हैं लेजर लैंड लेवलर से। हर 2-3 साल में एक बार खेतों को लेवल कराते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जैसे मिट्टी खिंच गई है या कहीं गड्ढे हो जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि धान की खेत की पडलिंग करते हैं तो मिट्टी थोड़ी बहुत इधर उधर खिंची जाती है। तो इसमें क्या हुआ था कि कहीं कहीं गड्ढे थे, वहाँ थोड़ा पीलापन ज़्यादा आ गया था हमारी फसल में, और वो पीलापन पानी ज़्यादा भरे होने के कारण आया था। हमने चेक किया कि उसमें जड़ माहू तो नहीं लगी है या और कोई समस्या तो नहीं है हमारी फसल में, तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने बताया है गेहूं में पीलापन किन किन कारणों से आता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें अगर आपकी फसल में पीलापन आ रहा है तो, क्योंकि उससे आपको सही उपचार मिल जाएगा कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और इसमें हमारे में थोड़ा बहुत पीलापन आया था तो कहीं कहीं हमने इसमें स्प्रे कराया था। तो जो स्प्रे हमने कराया था वो हमने 15 लीटर जो पीठ पे टांगने वाला बैटरी वाला पंप होता है उससे, और उसमें जो हमने डोज लिया था वो डोज लिया था 80 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से हमने ली थी जिंक सल्फेट 21% वाली, और साथ में हमने लिया था यूरिया 150 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से हमने यूरिया लिया था। क्योंकि हमारी फसल जो थी उस समय जब स्प्रे कराया था तो छोटी थी, तब थोड़ी 35-40 दिन की, तो तब हमने थोड़ा कम मात्रा में यूरिया लिया था, 1% जो हमने यूरिया की मात्रा तब ली थी। और उसके साथ हमने एक ऑर्गेनिक पोटास थी हमारे पास, तो वो हमने इसमें डाली थी। रिजल्ट आपके सामने है, पीछे मैं कहूँगा चाचा जी एक बार पीछे दिखा दें। अब गेहूं की फसल में रिकवरी अच्छी हो गई है और दूसरा पानी जो है वो इसमें लग चुका है। आप देख सकते हैं पीलापन अब कहीं नहीं है, थोड़ा बहुत दिख रहा है कहीं ज़्यादा, लेकिन दिक्कत नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें हो गई थी। तो इसमें हमारा दूसरा पानी लग चुका है, और दूसरा पानी लगने के बाद दूसरे पानी पे इसमें हमने जो उपयोग किया था, जो धान वाले खेत थे उसमें हमने फर्टीगोल्ड का उपयोग किया था। आप स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं, और रिजल्ट अभी आएगा क्योंकि 2-3-4 दिन ही इसमें पानी लगे अभी हमारे हुए हैं। और ये वैरायटी जो हमने पहली बार हमारे खेतों में लगाई है, और इसमें भी कल्ले फुटाव की अवस्था पे ये गेहूं अब है, और लस ग्रीन कलर जो हमारे गेहूं का हो चुका है अभी। और ये जो गेहूं आपके सामने दिख रहा है ये लगभग 48 दिन का हो चुका है हमारा, 44-45 दिन के लगभग इसमें हमने पानी जो है लगा दिया था। और जो DBW 327 वैरायटी है वो हमने हमारे दूसरे खेतों पर लगा रखी है, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। उसकी मैं क्लिप डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उसमें जो कल्ले फुटाव हैं वो भी बहुत अच्छे हुए हैं। और वो हमारी लगभग 65 दिन के लगभग, हमारी 60-65 दिन की लगभग फसल हमारी हो चुकी है, 60 दिन के लगभग, और अच्छी ग्रोथ उसकी भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अच्छा उत्पादन हमें चाहिए तो सही समय पे हमें सही पोषक तत्व हमारी फसल को देना पड़ेगा। अगर हम इस समय चूक जाते हैं तो जो उत्पादन है वो हमारा अच्छा नहीं निकलेगा, और कहीं ना कहीं हम फिर बाद में जब स्प्रे के माध्यम से हम जब देंगे तत्व को, तो वो उतना बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं होगा, उतना लाभदायक हमारे लिए वो नहीं होगा जो अभी हम इस समय पे दे देंगे। तो किसान भाई इस चीज़ का अवश्य याद रखें कि सही समय पे सही पोषक तत्व सही मात्रा में
हमें उपयोग करना है और सही जगह पे हमें उपयोग करना है, जिससे हमारा उत्पादन जो है वो अच्छा निकल सके और गेहूं की फसल में हमारी कल्ले फुटाव जो है अच्छे हो सके। क्योंकि जितने ज़्यादा कल्ले हमारी फसल में निकलेंगे, उतनी ज़्यादा बालियाँ हमारी फसल में निकलेंगी, उतने अच्छे दाने बालियों में हमारे भरेंगे और जो दाने का साइज है वो एक जैसा भर पाएगा। तो इन चीज़ों का किसान भाई अवश्य ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ स्प्रे के ऊपर कि जब हमारी फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है तो उस समय पे हम क्या स्प्रे करें, या फिर हमारी फसल बूटिंग स्टेज पे है, गबोट की अवस्था पे है, बाली निकलने वाली है, तो उस समय पे हम कौन कौन से पोषक तत्व जो हैं स्प्रे कर सकते हैं जिससे हमारी बाली अच्छी हष्ट-पुष्ट निकले और बाली में जो दाने हैं वो भी बहुत अच्छे से भर सकें। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जल्दी ये वीडियो आने वाली है जिससे हम अच्छे से अच्छा उत्पादन हमारी फसल से ले सकें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।